नमस्कार। जननांकिकी के अंतर्गत आज का विषय है भारत की जनसंख्या नीति। जननांकिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भारत की जनसंख्या नीति। जनसंख्या की गतिशीलता एक महत्वपूर्ण विषय है और यह एक राष्ट्र के विकास की संभावना को और वहाँ की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। यह विशेष रूप से उन विकासशील देशों के मामले में अधिक सही है जिन्हें इस संबंध में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि भारत पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से एक आधिकारिक जनसंख्या नीति का पालन करता रहा है। वास्तव में भारत ही संभवतः ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। हमारी जनसंख्या नीति ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के रूप में एक ठोस रूप धारण किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे: जनसंख्या समृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना। प्रारंभिक दिनों में इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या समृद्धि की दर को धीमा करना, जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में आम लोगों की जागरूकता बढ़ाना। पिछले लगभग 50 वर्षों में भारत ने जनसंख्या के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 1975-76 में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। इस आपातकालीन स्थिति में सामान्य संसदीय और वैध प्रक्रियाएं निलंबित रहीं और विशेष कानून और अध्यादेश संसदों में पारित करवाए बिना ही सीधे सरकार द्वारा लागू कर दिए गए। इस आपातकाल में सरकार ने बड़े पैमाने पर जोर जबरदस्ती से बंधीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन का एक कार्यक्रम लागू करके जनसंख्या की समृद्धि दर को नीचे लाने का प्रयत्न किया। यहाँ बंधीकरण का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों से है जिनके द्वारा गर्भाधान और शिशु जन्म दर को रोका जा सकता है। पुरुषों के मामले में उपयोग में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नसबंदी और स्त्रियों के लिए काम में लाई जाने वाली शल्य पद्धति को नलिकाबंदी कहा जाता है। अधिकतर गरीब और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती से बंधीकरण किया गया और सरकारी कर्मचारियों जैसे स्कूली अध्यापकों या दफ्तरी बाबुओं पर भारी दबाव डाला गया कि वो लोगों को बंधीकरण के लिए आयोजित शिविरों में लाएं। इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप में विरोध हुआ। आपातकाल के बाद निर्वाचित होकर आई सरकार ने इसे छोड़ दिया। अब ये भारत में राज्यवार जन्म दर 2016 के आंकड़ों के अनुसार बताए गए हैं। तो इसमें जो हरे में दिखाए गए हैं इनमें जो जन्म दर है वो सर्वाधिक है और जो वाइट में दिखाए गए हैं उनमें जन्म दर न्यूनतम है। तो ये वाले राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ 25.7% से भी अधिक जन्म दर है। और नीचे के ये जो राज्य हैं यहाँ पे केरल, तमिलनाडु में 5.2 से कम जन्म दर है। भारत की जनसांख्यिकी संक्रमण। भारत की जनगणना के आंकड़ों भारतीय जनसंपर्क महासंघ से पता चलता है कि 1991 के बाद से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। 1990 में एक महिला औसतन 3.8 बच्चों को जन्म देती थी, वहीं आज यह कम होकर 2.7 बच्चे प्रति महिला हो गए हैं। हालांकि प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आ रही है, लेकिन भारत की जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति के कारण 2050 तक इसके 1.6 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या की गति ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां प्रजनन की उम्र में महिलाओं की बड़ी संख्या अगली पीढ़ी के दौरान जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देगी। भले ही यह पिछली पीढ़ियों से एक बच्चे की कम संख्या के रूप में हो, इसके अतिरिक्त पिछले 4 दशकों से क्रूड मृत्यु दर यानी कि CDR और क्रूड जन्म दर यानी कि BCR गिरावट दर्शाती है कि भारत एक संक्रमणकालीन चरण के आगे प्रगति कर रहा है। 1950 से लेकर 1990 तक BCR की गिरावट CDR में आई गिरावट की तुलना में कम तीव्र थी। हालांकि 1990 के दौरान CBR में आई गिरावट CDR में आई गिरावट की तुलना में तेज रही।
जिसकी परिणति आज 1.4% की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में हुई है। तो ये सारणी में भारत की जनसंख्या और 20वीं व 21वीं शताब्दी में इसकी समृद्धि दर को दर्शाया गया है। तो 2011 में 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या हो गई और औसत वार्षिक समृद्धि दर 1.64% की दर से बढ़ रही है। और दशकीय समृद्धि दर यानी दशकों में कितनी बढ़ रही है, दशकों में बढ़ रही है 10 सालों में 17.6% की दर से। इसके अतिरिक्त हम देखें तो 1921 के समय में कुल जनसंख्या 251 लाख थी और जो आपकी दशकीय समृद्धि दर थी -0.3% हो गई। उसका कारण ये था कि उस समय अनेक महामारियां आई, तो जिस कारण दशकीय समृद्धि दर कम हो गई। वर्ष 2010 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य: बुनियादी प्रजातंत्रात्मक और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, आपूर्तियों और आधारभूत सुविधाओं के ढांचे की अब तक पूरी न की गई जरूरतों पर ध्यान दिया जाए। 14 वर्ष की आयु तक विद्यालयी शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले लड़कों तथा लड़कियों दोनों के प्रतिशत को घटाकर 20% से नीचे लाया जाए। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित शिशु जन्म के पीछे 30 के स्तर से नीचे लाया जाए। मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित शिशुओं के जन्म के पीछे 100 के स्तर पे लाया जाए। टीके से रोके जाने वाली सभी बीमारियों के विरुद्ध सभी बच्चों को रोगों से मुक्ति यानी प्रतिरक्षा प्रदान की जाए। बालिकाओं के विवाह देरी से यानी 18 वर्ष से आयु पहले ना हो और 20 वर्ष की आयु के बाद करने को बढ़ावा दिया जाए। प्रसूति के 80% मामले प्रसूति गृह जैसी संस्थाओं में संपन्न कराए जाएं और सभी 100% मामलों में प्रशिक्षित कार्मिकों की सहायता के लिए जाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। अनेक विकल्पों की सुविधा के साथ गर्भ निरोध तथा प्रजनन शक्ति के विनिमय के लिए सूचना, परामर्श और सेवाएं सबको उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था के सभी 100% मामलों का पंजीकरण कराया जाए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स नामक रोग के प्रसार को नियंत्रित किया जाए और प्रजनन अवयवों के संक्रमण और यौन क्रियाओं से संक्रमित लोगों के प्रबंध तथा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के बीच अधिक समन्वय स्थापित किया जाए। संचारी रोगों का निवारण और नियंत्रण किया जाए। प्रजनात्मक और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में परिवारों तक सहायता पहुंचाने में भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणालियों को सम्मिलित किया जाए। कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने के लिए छोटे परिवारों के मानकों को बढ़ावा दिया जाए। संबंधित सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समाभिमुखता लाई जाए ताकि परिवार कल्याण श्रम केंद्रित कार्यक्रम बन सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।